हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल K&N ट्यूटोरियल। तो हम लोगों ने इससे पहले CDP का क्लास नंबर 8 लिया था, जो कि हम लोगों ने उसमें इसका पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगर उसी पे अगर हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता, और लार्ज हो जाने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको एक ही बार में देख पाना। तो आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोग उसको 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने श्रवण कौशल तक यानी कि लिसनिंग स्किल तक कवर कर लिया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों को वो ज़्यादा क्लियर हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियोस को नहीं देखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अपना जो सिलेबस है जेटेट के लिए उसे कवर करना है, कंप्लीट करना है, वो भी टाइम के साथ, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आपको पसंद आता है हमारे वीडियोस तो उन्हें आप लाइक ज़रूर कीजिए। और आपके मन में अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हम लोग जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर और बेहतर कर सके। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग जो क्लास 8 में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए अभी देख लेते हैं इसका पार्ट 2, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इससे पहले लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है भाषण कौशल यानी कि स्पीच स्किल, जिसको हम लोग कभी कभी स्पीकिंग स्किल भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बोलना कौशल क्या है या स्पीच स्किल क्या है या हम लोगों का स्पीकिंग स्किल क्या है। तो सारे चीज़ यही होते हैं। भाषण कौशल को ही हम लोग स्पीकिंग स्किल भी बोलते हैं, बोलना कौशल भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। भाषण का अर्थ क्या होता है? तो भाषण का अर्थ होता है किसी भी बात को हम लोग मौखिक रूप से यदि किसी के समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो हमारा वो हो जाता है स्पीच स्किल यानी कि भाषण कौशल। इससे पहले हम लोगों ने आपको 2 टाइप के स्किल्स को डिवाइड करके बताया था, एक था इनपुट स्किल और एक था आउटपुट स्किल। तो ये जो भाषण कौशल होता है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जो भाषण कौशल है यानी कि स्पीच स्किल है वो हमारे आउटपुट स्किल के अंदर आएगा, क्योंकि वो हम दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आउटपुट स्किल है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में स्पीकिंग बोल देते हैं या फिर स्पीच बोल देते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलना कौशल भी बोल सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए, जब छात्र अपने विचारों को, अपने भावों को किसी माध्यम से व्यक्त करते हैं यानी कि बातों के द्वारा दूसरे से बातचीत करके उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बोल करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारा वो स्पीच स्किल कहलाएगा या फिर स्पीकिंग स्किल कहलाएगा। तो अगर हमें ज़्यादातर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते ही हैं कि किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति के लिए हम ज़्यादातर हम लोग स्पीकिंग स्किल का, लिसनिंग स्किल का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया भी है आपको कि ये प्रधान कौशल होते हैं। जो मेन प्राइमरी स्किल्स होते हैं ये होते हैं हमारा जो भाषण कौशल है और लिसनिंग स्किल है, ये दोनों हमारे प्रधान कौशल के अंदर आते हैं। तो यदि हमें लिखना पढ़ना नहीं भी आता है तो भी हम इन दोनों के स्किल का आसानी से यूज कर पाते हैं। तो ये जो कौशल होता है भाषण कौशल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी अभिव्यक्ति के लिए, साथ ही साथ हमारी पर्सनालिटी के मूल्यांकन के लिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत कर पाते हैं, उनके सामने किस प्रकार की अपनी भावनाएं को प्रकट कर पाते हैं, हमारी अपनी भाषा जो है उसमें किस प्रकार की पकड़ है, क्या हम अच्छी प्रकार से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, शब्दों का हमारे पास कितना संग्रह है, इसका भी पता हमें इसी स्किल से पता चलता है। क्योंकि हमें टू द पॉइंट उसी जगह पर हम लोगों को अपना जो शब्द हैं उन शब्दों को यूज करके दूसरों के सामने प्रकट करना पड़ता है। तो इस केस में हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास एक जो भाषाएं हैं, जो शब्द हैं, उनका एक अच्छा खासा संग्रह होना चाहिए, तभी हम वाचन कौशल या फिर स्पीकिंग स्किल में ज़्यादा
पारंगत हो सकते हैं। तो जैसे स्पीकिंग स्किल है तो इसमें 4 मेन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। पहला होता है फ्लुएंसी, यानी कि जो धारा प्रवाहिता है, हम कितनी स्पीड से कितने क्लियर दूसरों के सामने अपने बातों को बोल करके प्रकट कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है स्पीकिंग स्किल उतना ही अच्छा होगा। जितनी धारा प्रवाहिता के साथ हम चीज़ों को बोल पा रहे हैं, हमारा जो इमेज है दूसरे लोगों के सामने वो उतना ही अच्छा बनेगा और ये माना जाएगा कि हमारी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है। सेकेंड आता है वोकेबलरी, यानी कि जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, जो भी इसमें सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, क्या हम वो सही उच्चारण कर पा रहे हैं उसका। तो उच्चारण जो होता है वो मेन होता है। उच्चारण हम कितने सही से कर पा रहे हैं। जैसे बहुत लोगों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो स्पीकिंग स्किल होता है वो उतना प्रभाव हमारे सामने नहीं डाल पाता। फिर है हमारे पास ग्रामर, यानी कि जो उसका ग्रामर है, ग्रामेटिकल एरर भी कुछ हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी अगर आदरपूर्वक किसी को है बोल देते हैं तो वो एक्चुअली में है नहीं होना चाहिए, वो है होना चाहिए। तो यदि उसमें हम लोगों ने एक बिंदु भी छोड़ दिया तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और उस शब्द का कोई और अंतर बन जाता है। तो ये चीज़ों जो होती हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस तरह का अगर हम लोगों के पास हमारी फ्लुएंसी लेखक हैं कार्लाइन, इन्होंने कहा, भाषण के दौरान कुछ पल का विराम और मौन भाषण शक्ति को प्रखर बनाते हैं। यानी कि टाइम टू टाइम ऐसा नहीं कि हम लोगों को बोलते जाना है, सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बीच बीच में कहीं पे रुकना है और ऐसे शब्दों पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, उन शब्दों को ज़्यादा प्रेशर के साथ ज़्यादा अच्छी प्रकार से उनको बोलना है ताकि लोगों को वो समझ में आ सके। तो इन चीज़ों के बारे में कहा है कार्लाइल ने। उसी के बाद भाषण कौशल के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ महत्व होते हैं, जिसको कि इस प्रकार से नीचे लिखा गया है। फर्स्ट है, वाचन कौशल को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? तो फर्स्ट है, दैनिक जीवन में सभी कार्य भाषण कौशल के आधार पर ही संभव है। जो छात्र जितना अधिक वाक्पटु होता है उतना ही जीवन में सफल माना जाता है। यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो जितनी अच्छी प्रकार से कर पा रहा है वो जीवन में आगे चल करके उतना ही सफल हो सकता है। दूसरा है, भाषण कौशल के माध्यम से छात्र द्वारा कठिन विचारों को भी सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा दूसरों के मनोभावों को भी सरलतम रूप से समझा जा सकता है। तीसरा है, भाषण कौशल के माध्यम से छात्रों का व्यक्तित्व विकसित होता है क्योंकि वे प्रत्येक तथ्य का प्रस्तुतिकरण सारगर्भित एवं प्रभावी रूप से करने में सक्षम होते हैं। भाषण कौशल के माध्यम से बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है क्योंकि वाचन में अनेक प्रकार के नवीन शब्दों को बोलने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी की धारा प्रवाहिता अच्छी है, वो अच्छे प्रकार से बोल पा रहा है, तो ये माना जा सकता है उसके शब्द भंडार उसके पास अच्छे हैं। तो यही चीज़ में कहा गया है कि जितना अधिक हम बोलेंगे उतना ही हमारा जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी। तो ये कहा जा रहा है। सेकेंड है हमारे पास भाषण कौशल के उद्देश्य। तो भाषण कौशल के कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य है छात्रों में अपने भाव एवं विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास करना, जिससे कि वे सभी तथ्यों का सारगर्भित प्रस्तुतिकरण कर सके। कहा जा रहा है कि हम लोगों को छात्रों को, जो छात्र होते हैं वो जितना अधिक बोलेंगे वो दूसरों के सामने उतना ही अच्छी प्रकार से प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे अपने भावों का, अपने विचारों का। दूसरा है, भाषण कौशल के उद्देश्य जो है ये है कि छात्र में क्रमिक तथा धारा प्रवाह रूप में बोलने की क्षमता का विकास करना, ताकि वो किसी भी प्रकार के बोलने क्वेश्चन जैसे कि भाषण वगैरह देने में या फिर वो किसी प्रकार के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके, इसलिए इसमें डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है तीसरा नंबर हमारे पास छात्रों में संकोच एवं झिझक को दूर करने के लिए, यानी कि आत्म भावना, यानी कि इसमें
विश्वास की जो भावना है वो भी हम लोग स्पीकिंग स्किल के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। हमें ये इंश्योर करना चाहिए, जैसे बच्चे होते हैं तो उनको सामने आकर के कुछ शब्द बोलवाने चाहिए ताकि उनमें जो संकोच है, जो झिझक है वो दूर हो सके और वो दूसरों के सामने अच्छी प्रकार से प्रकट अपनी भावनाओं को कर सके। उसी के साथ है छात्रों में प्रसंगानुसार मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग की क्षमता विकसित करना, जिससे वे अपने प्रस्तुतिकरण को और प्रभावी बना सके। जैसे कि बहुत सारे स्कूल में स्पीच कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो कुछ बच्चों को आप देखना वो बहुत अच्छे प्रकार से भाषण दे पाते हैं। वे कभी कभी कुछ लोकोक्तियों का यूज करते हैं, कुछ मुहावरे का यूज करते हैं। आजकल तो शायरियों के माध्यम से शुरुआत करना किसी स्पीच का, ये बहुत अच्छा माना जाता है और उससे उसका जो भाषण होता है यानी कि जो स्पीच होता है वो उतना ही ज़्यादा प्रभावी बनता है। तो ये सारे टेक्निक्स होते हैं किसी भी बच्चे में भाषण कौशल को भाषण कौशल जो है उस बच्चे में उसको विकास करना, ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं जो हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे भाषण कौशल होते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास समस्याएं भी आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि देखिए, फर्स्ट है भाषण कौशल का जो प्रमुख बाधा होता है वो छात्र में आत्मविश्वास के अभाव को माना जाता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके सामने अगर आप कुछ बोलने के लिए उन्हें कहा जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर भागते हैं, उनको सामने आने में डर लगता है, झिझक होती है, संकोच होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो मेन जो मुद्दा होता है यही होता है कि उनको सबके सामने लाना, कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। और जब तक हम उन्हें सबके सामने नहीं लाएंगे तब तक उनमें भाषण कौशल का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको सबके सामने लाने का प्रयास किया जाए, उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास किया जाए। उसके बाद दूसरा है छात्रों द्वारा अपने भाषण में शब्दों का अशुद्ध उच्चारण किया जाता है। जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी कुछ वर्ड्स का अच्छे प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाते, उन शब्दों का वो गलत उच्चारण कर देते हैं, जिससे उनके जो भाषण कौशल होता है उनमें बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और वे आगे चल कर के भी उसी प्रकार का उच्चारण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि यदि वो आगे चल कर के वो बच्चे शिक्षक बन रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेंगे। और इस प्रकार से उच्चारण कौशल की कमी से बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है हमारे लिए। आगे है भाषण में प्रकरण एवं विधा की आवश्यकता के अनुसार भाव एवं लाइफ का अभाव भी भाषण का दोषपूर्ण बना देता है और भाषण प्रभावहीन हो जाता है। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों के साथ हमें उसी प्रकार का हाव भाव भी प्रकट करना होता है, परंतु कुछ छात्र ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होते, वे अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते, जिसका ये परिणाम होता है कि जो भाषण जितना हमारे सामने क्लियर होना चाहिए, जितना अच्छा होना चाहिए, वो उतना प्रभावी बन नहीं पाता और वो हमारे लिए निरस हो जाता है और हम उसे उतनी क्यूरियोसिटी के साथ उसको हम लोग नहीं देखते हैं, उतनी उत्सुकता नहीं होती हमें उस भाषण को सुनने में या उसे देखने में। तो ये सारी कमी होती है और ये सारी समस्याएं हैं भाषण कौशल को विकसित करने में। तो इन्हें दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए और इसका क्या क्या उपाय हो सकता है वो जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट, वॉक अराउंड, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं किसी बात को तो हम लोगों को इधर उधर घूमते भी रहना है। जैसे कोई शिक्षक ही होता है तो ऐसा उसे नहीं करना है कि वो एक जगह खड़े होकर के बच्चों को पढ़ा रहा है। ऐसा करेंगे तो हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा, बच्चों को उसमें निरस्ता आ जाएगी एक ही जगह आपको खड़े हुए देख देख करके। तो हमें वॉक करते रहना है बात करते वक्त, पढ़ाते वक्त। सेकेंड है इनकरेज पार्टिसिपेशन, उनमें सहभागिता की भावना का विकास करना है ताकि वे लोग डिफरेंट जो कंपटीशन आते हैं हमारे सामने, चाहे वो क्विज कंपटीशन हो, चाहे वो भाषण का कंपटीशन हो, स्पीच कंपटीशन हो, चाहे वो हमारा सिंगिंग कंपटीशन हो, कुछ भी कंपटीशन हो, उनमें सामने आने की भावना जो होती है, सबके सामने प्रकट होने की जो भावना होती है, उसे इनकरेज करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए
हमें उनमें प्रतिभागिता की भावना, पार्टिसिपेशन की भावना का विकास करना चाहिए और इन चीज़ों के लिए उन्हें इनकरेज करना चाहिए। सेकेंड है मेंटेन आई कांटेक्ट। अब जैसे वो किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है। अपना जो आंखें हैं उनको झुका करके नहीं रखना है या फिर एक ही जगह पर नहीं देखते रहना है। उन्हें अपना आई कांटेक्ट प्रॉपर रखना है, सभी जगहों पर रखना है। यदि वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो सभी के साथ उनको अपना आई कांटेक्ट बनाना है। ये हमारे भाषण कौशल को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाता है। उसके बाद है यूज योर आर्म्स एंड हैंड्स। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को हम बोल रहे हैं तो हम लोग उसमें अपना हाव भाव प्रकट ही नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से ही उनको सब चीज़ बताएं। आप अपने हाथों के माध्यम से, अपने आर्म्स के माध्यम से आप उनको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और इससे आपका स्पीकिंग स्किल भी ज़्यादा बेहतर होगा। आगे है स्माइल। अब मुस्कुराना जो होता है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप कोई स्पीच ही देने जा रहे हैं और आप पसीने से तरबतर हैं तो लोगों को लगेगा कि ये डरा हुआ है, ये कुछ नहीं करने वाला, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही बेकार हो जाने वाला है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को एक स्माइलिंग फेस के साथ जाना है लोगों के सामने, ताकि आप लोगों का एक अच्छा इम्प्रेशन बने और उसी स्माइल से ही आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपका जो स्पीकिंग है, जैसे ही आप देखोगे कि आपके सामने वाला आप पर अटेंशन डाल रहा है तो आप लोगों को और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगी उस चीज़ को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। और यदि इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने ध्यान दे दिया तो अगर अभी हमारी स्पीकिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है बट आगे जा कर के हमारी स्पीकिंग स्किल बेहतर हो सकती है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्पीकिंग स्किल के बारे में है। तो इसके अलावा भी विद्यालयों में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें की जाती हैं जिससे कि आपका भाषण कौशल जो होता है वो विकास कर सके। तो जो हम लोग अभी देखे हैं ऊपर वही सारी चीज़ें हैं कुछ कुछ, जैसे कि फर्स्ट है हमारे आत्मविश्वास की भावना को विकसित करने के लिए उन्हें सबके सामने पार्टिसिपेशन की भावना देनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए उनकी हर एक चीज़ में। दूसरा है उसके भाषण को सकारात्मक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं बोल पा रहा होगा तो हम उसका मजाक उड़ाएं, हम उसके सामने हंस दें। इससे क्या होता है कि उस बच्चे में जो थोड़ी बहुत आई हुई होती है, इनकरेजमेंट आई होती है, वो भी चली जाती है और वो बच्चा खुद को संकुचित महसूस करने लगता है और वो आगे चल कर के उसे अगर बोला भी जाए तो वो स्टेज पे जाने से डरता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को वो अच्छा हो या बुरा हो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम वो सामने तो आया, स्टेज पे परफॉर्म तो किया। कुछ बच्चों को उतनी करने की भी हिम्मत नहीं होती, तो इतना भी अगर बच्चा कर जाए तो उसे हमें इनकरेज करना है, ना कि उसका जो मनोबल है उसे गिराना है। थर्ड पॉइंट होता है कि उन्हें जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण संबंधी प्रतियोगिताएं जो होती हैं, उस पर उसे भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। उसके बाद है छात्रों को भाषण में एक ही शब्द जैसे मतलब तथा एक ही वाक्य के प्रयोग को बार बार करने से जिससे भाषण को प्रभावदात्मक बनाया जा सके। जैसे कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको बार बार यूज करने से वो ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है वो भाषण। तो ऐसा करना चाहिए, ये कहा जा रहा है इसमें। आगे है हम लोगों ने भाषण कौशल को जो देखा है उतना सफिशिएंट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है रीडिंग स्किल या फिर पठन कौशल। यहाँ पे वाचन दिया गया है जो कि वाचन होगा नहीं, वाचन इस पे नहीं होगा हमारा, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। वाचन नहीं होगा, पठन कौशल होगा। ओके, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें। तो पठन कौशल जो होता है उसको आप लोग देख सकते हैं आगे क्या लिखा है हम लोग पठन कौशल के बारे में। तो भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है, भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है।
इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय एवं मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाती है और हम उसे उच्चारित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है वाचन कहलाती है। यहाँ वाचन का डेफिनेशन दिया हुआ है जो कि ऊपर होना चाहिए था, पर बाय मिस्टेक ये नीचे हो चुका है। तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाचन वाले टॉपिक का है। तो सबसे पहले रूल्स जो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो क्या क्या है। फर्स्ट है वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन। अब रीडिंग स्किल के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग ध्यान दे करके पढ़ें, जिससे कि हमारी याददाश्त उस पर बनी रहे और कुछ अक्षरों को याद करने की भी हमारे में कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बड़े भी होते गए और हिज्जा कर कर के पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पठन कौशल के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। हमें एज के अकॉर्डिंग जो भी हमारा पठन कौशल है उस पर हमारी मेमोरी थोड़ी सी होनी चाहिए। कोई वर्ड को हम देख रहे हैं और तुरंत पहचान ले रहे हैं कि ये वर्ड है। दूसरा होता है अटेंशन, ध्यान दे करके पढ़ना। कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दे करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर भी देख रहे हैं, साइड में मोबाइल रखे हुए हैं उसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। सेकेंड है डिकोडिंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो भी हम लोग रीड कर लिए किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को, कोई भी पद्य को, कोई भी गद्य को, किसी को भी हम लोगों ने रीड किया, तो उसको रीड करने के बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, या फिर आप उन चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए। तो ये होता है रीडिंग स्किल बढ़ाने का तरीका। सेकेंड होता है फ्लुएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब किसी कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें धारा प्रवाहिता होनी चाहिए। अटक अटक के पढ़ रहे हैं तो वो उतना प्रभावपूर्ण नहीं होने वाला है, उसे हमें एकदम फ्लुएंसी के साथ पढ़ना है। उसके बाद है परफेक्ट वोकेबलरी। हमारी जो वोकेबलरी होने वाली है वो परफेक्ट होनी चाहिए। हम किसी शब्द को गलत पढ़ रहे हैं तो ये काम नहीं चलेगा। उसके बाद है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेंशन। अब जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते हमसे कुछ छूट जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ लेटर्स स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, तो हमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस उसी टाइम पे तुरंत बना पाए। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ रूल्स होते हैं। फिर है रीडिंग एंड कंक्लूजन। अब जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है उसका एक सारांश बनाया जाता है, एक कंक्लूजन बनाया जाता है, निष्कर्ष निकालना जाता है कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो क्या था, उससे हमें क्या बेनिफिट होगी, उस कॉम्प्रिहेंशन का मोरल क्या है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है और इसी से हमारा जो रीडिंग स्किल जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। तो जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक है कैथरीन, इन्होंने भी वाचन कौशल के ही बारे में कहा है। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, इसमें भी वाचन हो गया है तो इसको भी आप सुधार लीजिएगा। तो वाचन के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। तो जो रीडिंग स्किल होता है उस पे हम लोगों को पढ़ करके चीज़ों को पढ़ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो पठन कौशल का उद्देश्य होता है वो क्या है, तो हमें आरोह अवरोह के साथ चीज़ों को पढ़ना, यानी कि कहाँ पर हमें कम प्रेशर डालना है चीज़ों को पढ़ते हुए, कहाँ पर ज़्यादा सस्वर पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और यही हमारे पठन कौशल को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, ज़्यादा उसे अच्छा बनाती है। उसके बाद है अटक अटक के पढ़ना, ये होता है एरर्स रिलेटेड टू रीडिंग, यानी कि कुछ त्रुटियाँ होती हैं जो हम पठन कौशल के दौरान कर देते हैं, जैसे कि अटक अटक के पढ़ देते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके समय हमारी मुद्रा सही नहीं है, हम लोग जैसे तैसे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है हमारे ऊपर और इससे हमारी पठन कौशल बेहतर नहीं हो पाती।
उसके बाद है दृष्टि दोष। यदि हमारे अंदर दृष्टि दोष पाया जा रहा है, हम किसी कारण से असक्षम हैं, पूरी तरह से दृष्टि हमारी सही नहीं है, तो इससे भी हमारा पठन कौशल प्रभावित होता है और वो उतना हमारे लिए प्रभावशाली नहीं बन पाता है। आगे है इन सारे दोषों का निवारण कैसे कर सकते हैं। तो हम चीज़ों को बार बार रिवीजन करके उन सारी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। और ये भी एक चीज़ किया जा सकता है कि जैसा उस जगह पे जिस प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सिखाया जाए, उसी भाषा में उसको शिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि उसको और बेहतर समझ में आए और उसको इंटरेस्टिंग लगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। फिर है हमारा लास्ट जो है वो है लेखन कौशल या फिर राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि चीज़ों को कैसे हम लोग लिपि के माध्यम से लिख पाते हैं, उसे एक पेपर में या फिर आजकल तो डिजिटल हमारे पास सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन में भी हम लोग कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे लिपि के माध्यम से हम लोग किसी चीज़ को लिपिबद्ध कर पा रहे हैं। लिपि के माध्यम से कुछ जो भी चीज़ें हैं उसको, अपने जो भाव हैं उसको लिपि के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट कर पा रहे हैं, तो वो हमारा लेखन कौशल हो जाता है। अब जैसे डिफरेंट भाषाएं हैं तो उनका लिपि भी अलग अलग होता है। जैसे हिंदी भाषा है तो उसके लिए लिपि देवनागरी है, इंग्लिश के लिए हमारी लिपि रोमन होती है। तो इसी प्रकार से अन्य जो भाषाएं हैं उनकी भी कुछ लिपियाँ होती है। तो सभी की लिपियाँ अलग अलग होती है और उन्हीं लिपि के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखना और अपने भावों को अभिव्यक्त करना, यही हमारा लेखन कौशल कहलाता है। तो लेखन कौशल जो होता है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो आप लोगों को रेड कलर का दिख रहा है जिसके अंदर प्लान लिखा हुआ है, तो राइटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है प्लान, यानी कि योजना बनाना। किस प्रकार की हम लोग योजनाएं बनाते हैं राइटिंग स्किल में। तो हम लोग पहले सोचते हैं कि हमें क्या लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है। जब हम लोगों ने इसका प्लान बना लिया तो सेकेंड आता है रिसर्च एंड कलेक्ट। अब जिस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ लिखना है उसके बारे में हम लोग विभिन्न जगहों पर जाकर के या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर बहुत सारे जो सोर्सेस हैं हमारे पास, उसकी सहायता से उस विषय के बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे और उन सारी चीज़ों को एक जगह संग्रहित करेंगे। उसके बाद थर्ड होता है स्ट्रक्चर। फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम लोग किस वे में उसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, उसका क्या होगा कि फर्स्ट में किसे लिखेंगे, सेकंड में किसे लिखेंगे, थर्ड में किसे लिखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर बनाना ये होता है। फिर होता है राइट। अब सारी चीज़ें हो चुकी, हम लोगों ने टॉपिक चूज़ कर लिया, हम लोगों ने उसके बारे में रिसर्च कर लिया, हम लोगों ने ये भी योजना बना ली कि हमें किस प्रकार से लिखना है। तो आगे फिर हम लोग उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लिखने के बाद जो चीज़ें हैं उसको एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा है। क्या लिखा है उसको देख लेने के बाद अगर हमें कहीं पे कोई गलती मिलती है, कोई त्रुटि मिलती है, तो उसको हम लोग सुधारते हैं, उस पर एडिटिंग करते हैं, जो कि है एडिटिंग। जब कर लेते हैं उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, उसे फाइनल उसको रीचेक किया जाता है कि हम लोगों ने जो चीज़ लिखा है क्या वो पूरी तरह से सही है। आफ्टर हम लोग उसको फिर से रीचेक कर रहे हैं, जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो उसको करने के बाद जब हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, हमने सारी चीज़ें करेक्ट वे में लिखी है, जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा हूबहू हमने लिख दिया है, हम इससे संतुष्ट हैं, तो फिर हम उसे पब्लिश कर देते हैं, उसे प्रकाशित कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं राइटिंग स्किल में। फिर पब्लिश कर देने के दौरान फिर हमारे मन में कुछ और योजनाएं आती हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसको हम लोग राइटिंग प्रोसेस या फिर लिखन प्रक्रिया कह रहे हैं। फिर है लेखन शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है छात्र में सोचने, समझने, निरीक्षण करने की क्षमता का विकास करना, उसमें खोज करने की क्षमता का विकास करना, ताकि वो जगह जगह पर जाए, रिसर्च करे। इसलिए हमें स्कूल में निबंध लिखने के लिए दिए जाते हैं ताकि हमारा राइटिंग स्किल डेवलप हो सके।
फिर है छात्र सुपाठ या लेख सीख सकेगा, उसके साथ ही साथ वो चीज़ों को लिखना कैसे है इसके बारे में भी लिख सकेगा, बुक्स लिखना सीख सकेगा। उसके बाद है शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। अब जो उसका जो डेफिनेट ग्रामर होता है, जो एक्यूरेट ग्रामर होता है, उसको अच्छी तरीके से पकड़ पाने में भी हमारा लेखन कौशल बहुत हद तक मदद करता है। फिर है छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, शुक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब वो जितना अधिक लिखेंगे उतना हो सकता है कि अपने लेखन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए वो लोग कभी कभी कुछ लोकोक्तियाँ यूज करते हैं, कुछ मुहावरे यूज करते हैं, तो इससे उनमें शब्दों की पकड़ जो होती है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। अब विराम चिन्ह कहाँ यूज करना है, अल्प चिन्ह कहाँ यूज करना है, कहाँ हमें कोष्टक यूज करना है, कहाँ डैश देना है, कहाँ हमें डबल कोलन लगाना है, कहाँ सिंगल कोलन लगाना है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग कब सीखेंगे, जब वो लेखन कौशल या फिर लिखना वो प्रारंभ करेंगे तब सीखेंगे। उसके बाद है अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुतलेख लिख सकेगा। अब ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद वो इन सारी चीज़ों को लिख पाएगा। व्याकरण के उसके पास अच्छे ज्ञान होंगे। उसके बाद है वो शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य इनको बनाना सीख सकेगा, विभिन्न रचनाएं करना सीख सकेगा, और वो बहुत अच्छी रचनाएं कर लेता है तो आगे चल कर के वो एक अच्छा साहित्यकार बन सकता है, एक अच्छा उपन्यासकार बन सकता है। जैसे हमारे विभिन्न लेखक हैं, जैसे कि प्रेमचंद हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है, तो इनके जैसा बन पाएगा यदि उसमें लेखन कौशल ज़्यादा बेहतर होगा तब। तो लेखन कौशल के गुण भी होते हैं। कौन कौन से गुण हैं? तो लेखन कौशल का गुण यानी कि उसके मेरिट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि किसी का लेखन जो है बहुत सुडौल है, अच्छी प्रकार से स्पष्ट लिखता है, काटकूट नहीं करता, तो वो उसका एक अच्छा गुण है। फिर है उसमें प्रभावशीलता, वो कितने प्रभावी रूप से लिख पाया है, कहाँ पर उसने पैराग्राफ छोड़ा है, कहाँ उसने डबल कॉलम डाला है, किसको उसने हाईलाइट किया है, तो ये सारी चीज़ें होती है उसका गुण। उसकी शैली किसकी है, कैसी है, उसका भाषा कैसा है, उसने किस प्रकार से चीज़ों को व्यक्त किया है लेखन के माध्यम से, ये सारी चीज़ें भी उसके गुण होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन लोगों को हम लोगों ने देख लिया है। आगे है हमारा लेखन शिक्षण की विधियाँ या फिर प्रविधियाँ यानी कि टेक्निक्स क्या क्या है राइटिंग स्किल की। तो फर्स्ट होता है मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें उसके जो भी सेंस ऑर्गन है या फिर उसके जो भी ऑर्गन्स हैं, स्किन है, आउटर ऑर्गन है, उनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसके माध्यम से बच्चे को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारा मोंटेसरी मेथड कहलाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बच्चे को एक लकड़ी का या फिर गत्ते का या फिर प्लास्टिक का हम लोग उसको कुछ उससे बने हुए अक्षरों को दे देते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल मिलते भी हैं, ब्लॉक्स मिलते हैं जिसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए होते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग बच्चों को दे लेते हैं पहले, फिर उन सारी चीज़ों को बच्चे देखते हैं कि हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है, तो वो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और उन चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। और ये जो मोंटेसरी मेथड होता है ये छोटे बच्चों पर ज़्यादा लागू होता है। जो बहुत ही छोटे होते हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट के माध्यम से जहाँ पर दिखाते हैं और दिखा करके सिखाते हैं, उन बच्चों को सिखाने में ये मेथड बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। इसको और ज़्यादा क्लियर रूप से आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों को हम लोग बोलेंगे, ऐसे ही शब्दों के माध्यम से बोल रहे हैं कि बेटा लिखो FOX फॉक्स, तो बच्चे को नहीं समझ में आने वाला है। तो उसे क्या करना होगा, उसे हम लोगों को F लेटर अलग से निकाल के रखना होगा, फिर O लेटर अलग से निकाल के रखना होगा, फिर X लेटर अलग से निकाल के रखना होगा, और हम लोगों को बताना होगा बेटा ये है F, ये है O, ये है X। फिर हम लोगों को उसको जोड़ना होगा और जोड़ करके उसको दिखाना होगा कि देखो बेटा FOX ये बन गया फॉक्स। तो ये होता है हमारा मोंटेसरी मेथड। पहले हम लोग उसको जो लेटर्स हैं उनका जो भी हमारे पास क्यूब्स है या फिर जो भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं उनको दिखाएंगे, दिखाने के बाद उनको अरेंज करेंगे और उनको बताएं कि हाँ ये होता है। ये हमारा होता है मोंटेसरी मेथड। सेकंड है रूपरेखानुकरण विधि।
इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी बच्चे के पास हो सकता है उसके पास कोई स्लेट हो, या हम लोग बोर्ड में पढ़ाते हैं तो हमारे पास बोर्ड है, श्यामपट है, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी है, उसमें हम लोग कोई शब्द लिख रहे हैं, कोई अक्षर लिख रहे हैं, और उस अक्षर में हम लोग पूरे अक्षर को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डॉट बना देंगे, उस अक्षर के लिए डॉट बना देंगे। फिर बच्चे से कहा जाएगा कि आप इस डॉट को मिलाइए। तो उस डॉट को मिलाने के बाद बच्चे को वो जो चीज़ थी, यानी कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जैसे एप्पल है, तो हम लोग एप्पल के लिए पहले डॉट बना देंगे। फिर बच्चों से कहा जाएगा कि आप इन डॉट्स को मिलाइए। तो इन डॉट्स को मिला करके वो बच्चा एप्पल बनाना सीख जाएगा। इसी प्रकार से वो अक्षर लिखना भी सीख जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं रूपरेखानुकरण विधि। हमारे पास लास्ट में है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक लेटर लिख देते हैं। जैसे कोई अक्षर है, मान लीजिए ए लिख दिया गया, किसी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर जाकर के लेटर ए लिखा। अब बच्चों को कहा गया कि आप 20 बार ये वर्ड लिखिए अपनी कॉपी में। तो ये होता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। उनको उसमें ना तो डॉट दिया जा रहा है, ना उनको कोई ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, ब्लॉक्स दिया जा रहा है। उन्हें सिंपली एक ब्लैक बोर्ड में ए बना दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप भी बनाइए अपनी कॉपी में 20 टाइम्स। तो ये होता है रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आपने देखे भी होंगे, कुछ बुक्स आते हैं ऐसे होते हैं जिसमें ए लिखा हो रहता है, बी लिखा हो रहता है, उनको बहुत टाइम्स लिखने के लिए दिया जाता है। तो ये स्वतंत्र अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। फिर है तुलना विधि, यानी कि चीज़ों को कंपेयर कर कर के सीखना। तो तुलना विधि से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसका पास एक नोटबुक है, उसमें हो सकता है फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया हो। तो इनको लिखा हुआ है उसमें कि फोटोसिंथेसिस में जो होता है वो सूर्य की किरण की ज़रूरत पड़ती है, उसे प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, ज़मीन के नीचे से कुछ आवश्यक जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनको लेते हैं और उसके माध्यम से वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ऐसे अगर सिर्फ लिखा हुआ हो तो उसे समझ में नहीं आने वाला है, तो उसे तुलना कराई जाएगी। उससे पूछा जाएगा कि बेटा बताओ सूर्य क्या करता है। सभी बच्चे जवाब देंगे कि सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। फिर पूछा जाएगा कि पौधे कैसे बड़े होते हैं, आपके घर में पौधे हैं, आप पौधों को कैसे बड़ा करते हैं। वो बोलेंगे कि हम उसमें पानी डालते हैं रोज़ सुबह शाम, जिसके कारण वो स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो फिर उनसे शिक्षक पूछ सकते हैं कि आपने उसमें पानी डाला, आपने देखा कि सन का लाइट उसको मिल रहा है जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है। तो इसमें उसको कंपेयर कर कर के चीज़ों को सीखने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये होता है तुलना विधि, कंपैरिजन मेथड। तो लेखन शिक्षण के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं। तो फर्स्ट क्या है कि बालक को लिखना हम लोग तभी सिखाएं जब उसे लिखने में रुचि हो, यानी कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़बरदस्ती आप कुछ भी नहीं करा सकते, उनको टाइम टाइम से हर चीज़ कराना पड़ता है। जब उन्हें लिखने का मन हो तभी उनको लिखवाइए, जब उन्हें पढ़ने का मन हो तब उन्हें पढ़वाइए। इसीलिए स्कूल्स में बहुत सारी देखोगे आप प्लेवे मेथड से भी चीज़ों को सिखाया जाता है, खेल खेल के माध्यम से। स्कूल में कुछ ब्लॉक्स उपलब्ध होते हैं, उनके माध्यम से सिखाया जाता है उनको। तो लिखना कहा जा रहा है कि जब उनको इंटरेस्ट हो लिखने में तभी आप उसे लिखवाइए, अननेसेसरी उनको मत लिखवाइए, इनमें इससे वे लोग लिखना नहीं सीख पाएंगे। दूसरा है अक्षरों को सरल से कठिन के क्रम में लिखना, यानी कि कुछ लेटर जो होते हैं वो इजी होते हैं, जैसे कि लेटर एल, ये इजी है। तो आजकल का जो टेक्निक है वो यही यूज़ किया जा रहा है कि जो इजी लेटर हैं उन्हें पहले सिखाया जा रहा है, बाद में जो हार्ड लेटर होते हैं जैसे कि क्यू हो गया, हमारे पास पी हो गया, हमारे पास एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये सारे लेटर्स को बाद में सिखाए जाते हैं क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जो इजी लेटर है जिनको वो आसानी से लिख सकते हैं उनको पहले लिखना सिखाएंगे,
बाद में हम हार्ड लेटर की ओर जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पहले ए से सिखा रहे हैं और लास्ट में जेड तक जा रहे हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। जो बच्चे को ईजी है लिखने में वो पहले लिखने सिखाइए, बाद में चीज़ों को लिखना सिखाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है बालक के लिखने की गति पर प्रारंभ में ध्यान न देकर अक्षरों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान दें। यानी कि जो ग्रामेटिकल एरर बाद में जाके बच्चे करते हैं वो ना करे, इसलिए उन्हें पहले से ही उनकी शुद्धता की जो चीज़ें हैं उनको पहले ही क्लियर कर दिया जाए, ये कहा जा रहा है। शुरू में जब बच्चों को कोई लेटर लिखने सिखाया जा रहा है तो अक्षर के जो साइज हैं वो बड़े हों, क्योंकि बच्चे छोटे अक्षरों को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उनका जो फाइन मोटर स्किल होता है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है उस टाइम तक। तो इसीलिए उनको पहले बड़े बड़े अक्षर लिखने सिखाए जाते हैं, फिर बाद में छोटे छोटे अक्षर उन्हीं के छोटे साइज में लिखने सिखाए जाते हैं। फिर है बालक में मन में लिखने के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। लिखना सिखाते समय बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि उसमें किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वो कितनी जल्दी सीख पाता है या फिर वो कितनी देरी से सीखता है, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और उसी के आधार पर ही उसको लिखना सिखाना चाहिए। फिर है लेखन कार्य पढ़े हुए अंश से सिखाना चाहिए। जो भी हम लोग का जो पढ़ा हुआ अंश है उसी से हम लोगों को उसको लेखन कौशल सिखाना चाहिए। पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसको लिखना सिखाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है 4 स्किल्स, जिसमें हम लोग का सबसे पहले लिसनिंग था, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो ये इसी क्रम में होता है। पहले बच्चे का लिसनिंग स्किल डेवलप होता है, उसके बाद स्पीकिंग स्किल, उसके बाद रीडिंग स्किल, उसके बाद राइटिंग स्किल बच्चों में डेवलप होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सिलेबस में आता भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वो है त्रिभाषा सूत्र या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या है कि इसमें जो कमीशंस आए उसमें ये कहा गया कि हमारे देश में 3 प्रकार की भाषाओं का एक प्रावधान रहेगा, जिसमें किसी भी बच्चे को 3 प्रकार की भाषाएं सीखनी अनिवार्य है। और वो कौन कौन सी भाषाएं होंगी? पहला तो मदर टंग या फिर उसका क्षेत्रीय भाषा या फिर उसकी मातृभाषा होगी। जैसे कि क्षेत्रीय भाषा कहने का तात्पर्य उस क्षेत्र में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है उस प्रकार की भाषा को बच्चा को जानना जरूरी है और उसी भाषा में उसे शिक्षण दिया जाए। दूसरा होता है एक इंडियन लैंग्वेज, एक भारतीय भाषा। ऐसा नहीं कि वो हिंदी ही हो, वो कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, बट हिंदी पे ज़्यादा जोर इसलिए डाला गया है कि क्योंकि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उस पर 60% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, तो इसीलिए हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है और हिंदी को सीखना अनिवार्य किया गया है। बट कुछ जो साउथ इंडिया जो है हमारे देश के, वो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं इस चीज़ के लिए और वहाँ हिंदी अभी भी नहीं सिखाई जाती। वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और जो उधर की लैंग्वेज है, साउथ लैंग्वेज या फिर मलयालम, कर्नाटक में जो भी कन्नड़ भाषाएं या फिर तमिल भाषाएं बोली जाती है उन्हीं पर उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है, हिंदी उतना जोर नहीं दिया जाता। बट जो भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ एरियाज़ हैं वहाँ पे हिंदी पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर एक मॉडर्न लैंग्वेज होना चाहिए, एक आधुनिक भाषा होनी चाहिए जैसे कि इंग्लिश। और हम लोग का इसी 3 लैंग्वेज फार्मूला को अभी फॉलो हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि स्कूल्स होते हैं उस पर ये फॉर्मूला ऑलरेडी लागू हो चुका है। एक हिंदी भाषा होती है, एक इंग्लिश भाषा होती है हमारे पास, और एक रीजनल लैंग्वेज ऑप्शनल के तौर पर हमारे पास होती है जो बच्चों को पढ़ना होता है। तो ये है त्रिभाषा सूत्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके विभिन्न नीतियाँ आई, उस पर अलग अलग प्रकार के बात कहे गए त्रिभाषा सूत्र के लिए, और इसके लिए बहुत सारे लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत सारे मतभेद भी हुए, लेकिन आगे चल कर के फिर इसमें सुधारा गया। और फिर इस चीज़ को ये बोला गया कि पहली भाषा तो उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा जो होगी, जैसे हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर तो जो भाषा है वो हिंदी भाषा रहेगी ही, और जो अंग्रेजी भाषा रहेगी वो गैर हिंदी भाषी जो राज्य है वहाँ अंग्रेजी भाषा रहेगी, और तीसरी भाषा जो रहेगी
वो हिंदी भाषी राज्यों के लिए अंग्रेजी रहेगी और गैर हिंदी भाषा राज्य के लिए अंग्रेजी रहेगी या फिर एक और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, ये बोला गया। तो ये सारी चीज़ें थी त्रिभाषा सूत्र में। तो इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और अभी भी वहाँ पर इस चीज़ को मान्यता उतनी नहीं मिल पाई है, क्योंकि वहाँ पे वो जो राज्य है वो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जिसके कारण से इनका विरोध हुआ, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो। निष्कर्ष में यहाँ पर लिखा गया है, जो हम लोगों ने ऊपर बताया है वही चीज़। हमारे लिए मेन जो इम्पोर्टेंट है त्रिभाषा सूत्र के लिए वो ये इम्पोर्टेंट है कि यदि हम गैर हिंदी भाषी राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पर हमें एक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है या फिर एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है और अपनी क्षेत्रीय मातृभाषा पढ़नी है। और हिंदी भाषी राज्य के लिए वहाँ पे हमें एक अंग्रेजी भाषा पढ़नी है, एक हिंदी भाषा पढ़नी है और एक रीजनल लैंग्वेज वहाँ की पढ़नी है। ये कहा गया है त्रिभाषा सूत्र में, और यही होता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आज के लिए जितना भी हमारा था, यानी कि जो लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लैंग्वेज इन थॉट के बारे में, यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।